वेलकम टू एबीसी कैंपस। हमारा सब्जेक्ट है KF3 बिजनेस लॉ, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, फ्री कंसेंट एंड वाइड एग्रीमेंट्स। और इसमें आज हमारा टॉपिक है अदर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड एग्रीमेंट्स। हमने अपनी लास्ट वीडियो में एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड एंड वेजरिंग एग्रीमेंट्स कवर किए थे। बाकी जो एग्रीमेंट्स हैं जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड हैं वो इस वीडियो में कवर होंगे। और ये ICAP स्टडी टेक्स्ट 2020 के चैप्टर 4 से हमने कॉन्टेंट लिया है। एंड आई एम योर फैसिलिटेटर काशिफ अदील। सो अदर वाइड एग्रीमेंट्स के अंदर जो पहली सिचुएशन हमारे पास है वो है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, यानी जहाँ पर भी आप लीगल प्रोसीड को रोकने की कोशिश करेंगे कि लीगल प्रोसीडिंग ना हो, तो ऐसे एग्रीमेंट जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं होंगे, वाइड होंगे। एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी पार्टी is restricted from enforcing his right under a contract by the usual legal proceeding or which limits the time within which he may enforce his right is void। तो आप अगर लीगल प्रोसीडिंग का राइट रोकते हैं या टाइम लिमिट लगा देते हैं, जो लॉ ऑफ लिमिटेशन ने टाइम लिमिट लगाई हुई है वो तो इन्फोर्सेबल है, उसके अलावा अगर कोई आप टाइम लिमिट लगाते हैं तो वो इन्फोर्सेबल नहीं होगी। तो इसको हम दो सिनेरियो से करते हैं, यानी एक सिनेरियो जो है ये हमारा लीगल प्रोसीडिंग वाले पॉइंट पर है, दूसरा जो है वो टाइम लिमिट वाले पॉइंट पर है। तो दोनों को कवर करेंगे। पहला है अनवर एग्रीज टू सेल शुगर टू बशीर एंड बोथ एग्री दैट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी पार्टी नन ऑफ देम विल गो टू द कोर्ट। तो लीगल प्रोसीडिंग को रोक रहे हैं तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होगा। सेकंड सिनेरियो देखें। Azam gives Babar rupees 100,000 as a loan for 1 year and agrees that if Babar fails to return the loan, Azam must sue within 2 years, otherwise Babar will not be liable। तो लॉ ऑफ लिमिटेशन से भी कम की लिमिट लगा रहे हैं 2 years की, तो ऐसा एग्रीमेंट भी वाइड होगा और लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। तो ये लिमिट ऑफ टाइम के ऊपर एग्रीमेंट था। अब इस रूल की कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर यानी कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि एक्सेप्टेबल होंगी और इन्फोर्सेबल होंगी, तो उसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। An agreement between two or more persons who agree that any disputes which may arise between them shall be referred to arbitration, तो ये वैलिड है। यानी आप कहते हैं कि कोर्ट में जाने के बजाय हम एक थर्ड पार्टी के पास उसको सालसी के लिए ले जाएंगे, आर्बिट्रेशन के लिए ले जाएंगे कि वो हमारे दरमियान का मसला जो है वो हल करा दे। अगर पार्टीज इस तरह का एग्रीमेंट करती हैं कि कोर्ट में जाने से के बजाय हम आर्बिट्रेशन में अपने मसले को हल करेंगे, तो ऐसा एग्रीमेंट वैलिड होगा। इसी तरह एन एग्रीमेंट वेयर बाय पार्टीज एग्री नॉट टू फाइल अपील इन अपर कोर्ट ऑफ लॉ इज आल्सो वैलिड। यानी अब होता यह है कि जी पहले केस जाएगा एक सिविल कोर्ट में, सिविल कोर्ट के बाद जाएगा, उसमें भी बाजू का एक आध अपील हो सकती है, फिर हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में, तो ये फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो पार्टीज ये डिसाइड करते हैं कि जी ठीक है डिस्प्यूट आ भी जाएगा तो हम कोर्ट ऑफ लॉ से उसको हल कर लेंगे, लेकिन फिर बार बार अपील के प्रोसीजर में नहीं पड़ेंगे ताकि बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो। तो कोर्ट में जाएंगे लेकिन आगे अपील में नहीं जाएंगे। यहां इस तरह का एग्रीमेंट हो तो वो भी वैलिड है। पार्टीज मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट टू सिलेक्ट वन कोर्ट ऑफ लॉ बिटवीन टू कोर्ट्स इक्वली कंपिटेंट। अब एक सिविल केस जो है आप कहते हैं कि जी बैंकिंग कोर्ट में भी जा सकता है और नॉर्मल सिविल कोर्ट में भी जा सकता है, तो आप डिसाइड करते हैं कि जी अगर इस तरह का केस आएगा तो वो बैंकिंग कोर्ट में डील किया जाएगा, वो नॉर्मल सिविल कोर्ट में डील नहीं करेंगे। या आप कहते हैं कि जी एक केस जो है वो लाहौर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हो सकता है और मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हो सकता है, और आप डिसाइड करते हैं कि जी ये मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हम डील करेंगे इसको, तो वो भी बिल्कुल जो है एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि आप दो में से एक कोर्ट ऑफ लॉ को उसमें से पिक कर रहे हैं, तो वो पिक करने में कोई इशू नहीं है। तो ये तीनों जो सिचुएशंस हैं इसमें इस तरह की रिस्ट्रिक्शन अगर आप लगाते हैं तो वो वैलिड कंसीडर होंगी। इस पर हम एग्जांपल कवर कर लेते हैं। Adil sells 50 clocks to Kashif. Both agree that any dispute will be referred to arbitrator। तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि इसके अंदर कोर्ट के बजाय आर्बिट्रेशन के थ्रू मसला हल करने की बात हो रही है, लेकिन लीगल प्रोसीडिंग्स टोटली खत्म नहीं हो रही। इसी तरह सेकंड केस देखें। आतिफ सेल्स स्पोर्ट्स गुड्स फ्रॉम सियालकोट टू नईम इन लाहौर। इन केस ऑफ डिस्प्यूट दे मे सू इन सियालकोट कोर्ट और लाहौर कोर्ट। तो सियालकोट में भी केस हो सकता है, लाहौर में भी हो सकता है। बोथ एग्री दैट दे विल सू इन लाहौर कोर्ट ओनली, द एग्रीमेंट इज वैलिड। अब लाहौर और सियालकोट में से उन्होंने एक फिक्स कर लिया, स्पेसिफाई कर लिया कि वो लाहौर में की कोर्ट में डील करेंगे, तो वो फिर वैलिड होगा। इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन तो है कि सियालकोट की कोर्ट में केस नहीं फाइल होगा, लेकिन रिस्ट्रिक्शन के साथ एक अल्टरनेट जो लीगल प्रोसीडिंग है उसका वैल्यू मौजूद है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज।
So every agreement in restraint of marriage of any person other than a minor. माइनर को अगर आप रोकना चाहते हैं मैरिज से तो वो तो रोक सकते हैं, उसके अलावा अगर कोई सी और को रोकेंगे तो वो वाइड होगा, यानी माइनर को रोकना जो है वो वैलिड हो सकता है. तो दिस इज बिकॉज द लॉ रिगार्ड्स मैरिज एंड मैरिड स्टेटस एज राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल. तो किसी को इस चीज से रोका नहीं जा सकता. तो यहां पर हम केस देखते हैं. बुशरा प्रोमिसेस विद आजम फॉर गुड कंसिडरेशन दैट शी विल नॉट मैरी सलमान. तो ये मैरिज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए एग्रीमेंट है. ऐसा एग्रीमेंट वाइड होगा चाहे कंसिडरेशन ही क्यों ना ली हो. सो दिस इज वाइड एग्रीमेंट. अनसर्टन एग्रीमेंट्स, इनको हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज में खासतौर पे जब हम एसेंशियल्स पढ़ रहे थे चैप्टर 2 में तब भी कवर किया था, और अब सेम जो केसेस हैं वो यहाँ पर भी आएंगे. एन एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टन और केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन आर वॉइड. अब वन बाय वन इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं. सलीम एग्रीज टू सेल टू बाबर 100 टन ऑफ ऑयल. नथिंग, देयर इज नथिंग वट एवर टू शो दैट व्हाट काइंड ऑफ ऑयल. अब ऑयल कौन सा है, इस पर अनसर्टेनिटी है, तो ये एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा. सेकंड केस देखते हैं. दाऊद हु इज अ डीलर इन कोकोनट ऑयल एग्रीज टू सेल टू बाबर 100 टन ऑफ ऑयल. अब भी वही बात है, लेकिन अब क्लियर है कि वो एक ऑयल की के अंदर डील करता है. द नेचर ऑफ दाऊद ट्रेड अफोर्ड्स एन इंडिकेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड दैट ही हैज एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ 100 टन ऑफ कोकोनट ऑयल. तो ये एक वैलिड एग्रीमेंट समझा जाएगा. थर्ड देखते हैं. सलीम एग्रीज टू सेल टू बाबर ऑल द ग्रेन इन माई ग्रेनरी एट पिशावर. तो जितना भी अनाज पड़ा हुआ है उसके पास एक जगह पर, तो उसकी बात हो रही है. तो यहां पर कोई अनसर्टेनिटी नहीं है. क्यों? तो एग्रीमेंट जो है वो वाइड, टू मेक द एग्रीमेंट वाइड यानी वैलिड एग्रीमेंट होगा. क्यों वैलिड होगा? क्योंकि ऑल द ग्रेन, जितना भी अनाज पड़ा हुआ है उसकी बात हो रही है, उसको वहां पे मैयर किया जा सकता है. फोर्थ है. सलीम एग्रीज टू सेल टू बाबर 1000 मन ऑफ राइस एट अ प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय काशिफ. अब प्राइस अभी तक फिक्स नहीं है, लेकिन प्राइस फिक्स हो जाएगी तो फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा हो कि जो थर्ड पार्टी यानी काशिफ यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो अगर काशिफ प्राइस को फिक्स करने से इनकार कर दे तो फिर ये अनसर्टन हो जाएगा और फिर इसको इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकेगा. सो एज द प्राइस इज केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन देयर इज नो अनसर्टेनिटी हियर टू मेक द एग्रीमेंट वाइड. तो ये एग्रीमेंट भी वैलिड है. एक और सिनेरियो देखते हैं. सलीम एग्रीज टू सेल टू बाबर माई वाइट हॉर्स फॉर ₹500 और ₹1000. अब जो प्राइस है वो कौन सी है, क्या 500 वाली लेनी है या 1000 वाली लेनी है? तो देयर इज नथिंग टू शो विच ऑफ द टू प्राइसेस आर टू बी पेड. तो प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में जो एग्रीमेंट है वो अनसर्टन है और इस वजह से जो ये एग्रीमेंट है ये वाइड कंसीडर होगा. नेक्स्ट चलते हैं. एग्रीमेंट कंटीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट. तो अगर आप एक इम्पॉसिबल इवेंट पे कंटीजेंट करेंगे तो फिर वो चीज़ तो क्योंकि होनी ही नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि जो कंटीजेंसी है वो भी कभी नहीं होगी, तो वो भी इम्पॉसिबल हो जाएगा. तो कंटीजेंट एग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग, यानी एक्ट भी हो सकता है, एब्स्टिनेंस भी हो सकती है. इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपन्स आर वॉइड वेदर द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द इवेंट इज नोन और नॉट. नोन हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता टू द पार्टीज ऑफ द एग्रीमेंट एट द टाइम व्हेन इट इज मेड. तो सिनेरियो हम देखते हैं. आजम एग्रीज टू पे ₹1000 इफ बाबर मैरीज सलमा. अब मुस्लिम वुमन हु इज ऑलरेडी मैरिड टू दाऊद. अब मुस्लिम लॉ, इस्लामिक लॉ के मुताबिक ऑलरेडी मैरिड वुमन जो है वो शादी नहीं कर सकती. तो ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है. तो इफ वाली बात ही गलत हो जाती है. तो इफ वाले के बाद का प्रोसेस नहीं होना इम्पॉसिबल है, कंटीजेंट भी उस पर है, तो इसका मतलब है कि ये एग्रीमेंट भी नहीं हो सकता. सो द एग्रीमेंट इज वाइड. एग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स वाइड होंगे ऑन अकाउंट ऑफ इम्पॉसिबिलिटी भी, और ये एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड भी हैं. तो आजम एग्रीज विद बाबर टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक. द एग्रीमेंट इज वाइड. तो ये पॉइंट जो है इसके अंदर आ जाएगा. नेक्स्ट है एग्रीमेंट टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट इन द फ्यूचर. तो ऐसे एग्रीमेंट्स भी वाइड होंगे. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दो पार्टीज आज ही एग्री करती हैं कि फ्यूचर में वो लाजमी एक एग्रीमेंट करेंगी. तो ऐसा एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में दोनों में से किसी की भी राय चेंज हो जाए, तो वो उस मामले पर फिर एग्री ना हो सकें, और फिर किस बात पर एग्री करना चाहिए था या किस पर नहीं करना चाहिए था, ये भी एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी. तो लॉ इसको रोकता है. आजम एग्रीज विद बाबर टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट इन द फ्यूचर
एंड नो फर्दर टर्म्स आर आइडेंटिफाइड। अगर तो टर्म्स आइडेंटिफाई कर लेते फिर तो देखें आज ही एग्रीमेंट हो जाता। टर्म्स भी आपने आइडेंटिफाई नहीं किए, सिर्फ ये बात करें कि आप एग्रीमेंट करेंगे फ्यूचर में, तो फ्यूचर में क्या एग्रीमेंट करेंगे कुछ नहीं पता, तो देयर इज लॉट वुड बी लॉट ऑफ कंफ्यूजन अनसर्टेनिटी, तो ऐसा एग्रीमेंट भी वॉइड होगा। आजम एंड बाबर आर नॉट बाउंड। नॉट बाउंड वाई? क्योंकि जो उनके दरमियान अरेंजमेंट है वो वॉइड है। इफेक्ट, अब जो हमने पॉइंट्स कवर कर लिए उसके बाद ये कि इफेक्ट ऑन एग्रीमेंट कोलैटरल टू वॉइड एग्रीमेंट, यानी मेन एग्रीमेंट तो वाइड हो गया, तो जो उसके साथ कोलैटरल एग्रीमेंट था उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा? कोलैटरल एग्रीमेंट है जो कनेक्टेड होता है विद द मेन एग्रीमेंट, यानी मेन एग्रीमेंट परफॉर्म होगा तो फिर कोलैटरल होगा। व्हेन एन एग्रीमेंट इज वॉइड, एनी एग्रीमेंट विच इज कोलैटरल टू इट इज ऑल्सो वॉइड and is not enforceable by law if the other party has knowledge about it। तो यहां पर हम एक सिनेरियो देखते हैं। हबीब agreed with Arslan that he will buy refrigerator from Arslan for ₹80,000 if Habib received cash from Sajid in an agreement in which he will discover gold by magic। अब discover gold by magic जो है ये एक impossible एग्रीमेंट की वजह से ये वाइड हो जाएगा, तो ये वाला एग्रीमेंट जो है वो वाइड है, और इसकी वजह से जो रेफ्रिजरेटर बाय वाला एग्रीमेंट है उसके साथ कोलैटरल जो एग्रीमेंट है वो भी वाइड होगा। द एग्रीमेंट टू बाय रेफ्रिजरेटर बीइंग कोलैटरल टू वाइड एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट इज ऑल्सो वाइड। तो समराइज अगर हम करें तो अगर एक मेन एग्रीमेंट इम्पॉसिबल होने की वजह से या किसी और वजह से वाइड है, तो उससे जो कोलैटरल एग्रीमेंट होगा वो भी वाइड होगा। तो पास्ट एग्जाम की तरफ चलते हैं। पास्ट एग्जाम ऑटम 2014 में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। 2 रेसलर्स गोगा एंड शीदा एग्रीड टू प्ले अ रेसलिंग मैच ऑन द कंडीशन दैट इफ एनी ऑफ देम वुड फेल टू अपेयर, यानी उस दिन नहीं आते मैच वाले दिन, ही वुड हैव टू पे ₹5,000 टू द अदर पार्टी, और अगर दोनों आ जाते हैं तो द विनर वाज टू रिसीव ₹20,000 आउट ऑफ द सेल टिकट। तो जो टिकट का रेवेन्यू आएगा उसमें से 20,000 विनर को मिलेंगे। गोगा फेल्ड टू अपेयर इन द मैच एंड शीदा सूड हिम फॉर ₹5,000 के भी 5,000 दो, जिस तरह से एग्रीमेंट किया है। लेकिन गोगा हाउएवर रिफ्यूज टू पे, क्लेमिंग दैट बीइंग वेजरिंग इन नेचर द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। So under the provision of Contract Act 1872 describe whether Shida can recover the amount from Goga। तो पॉइंट ये है कि हमने देखना है कि क्या ये वेजरिंग एग्रीमेंट है या नहीं है। अगर वेजरिंग एग्रीमेंट है तो वाइड होगा और पैसे रिकवर नहीं किए जा सकते, अदरवाइज किए जा सकते हैं। तो पहले तो वेजरिंग की डेफिनेशन आप दे देते हैं कि ऑल एग्रीमेंट्स नोइंगली मेड टू फर्दर और असिस्ट द एंटरिंग इनटू इफेक्टिंग और कैरिंग आउट और टू सिक्योर और गारंटी द परफॉर्मेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट वाइड बीइंग इन नेचर ऑफ वेजर, तो वो भी वाइड होंगे। बट इन दिस केस अगर आप देखें तो गोगा और शीदा जो है वो गोइंग टू विन और लूज इन टर्म्स ऑफ मनी जो है वो एज अ रिजल्ट ऑफ जस्ट रेसलिंग मैच नहीं है, और उन पार्टीज इन्वॉल्व हैं, यानी उन्होंने फिजिकल अपेयरेंस करनी है, उसके बाद उन्होंने एक फिजिकल एक्टिविटी करनी है जिसके बाद विनर को जो है उसमें पैसे मिलने हैं। तो एज फॉर द कंडीशन ऑफ पेमेंट फॉर नॉन अपेयरेंस, अनसर्टन इवेंट नहीं है भाई, आप अगर चले जाएंगे तो ये अनसर्टन नहीं है। आपका इरादा क्या है? आपका इरादा डिफाइन करेगा कि आप एक मैच में अपेयर होते हैं या नहीं होते। सो सोल्यूशन यही है कि ये एक वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है और पैसे रिकवर किए जा सकते हैं। Therefore, Shida is entitled to recover the amount from Goga as the agreement between Goga and Shida is not a wagering agreement and it is enforceable at law। तो 1, 2, 3 नंबर के लिए आप ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑटम 2016 का क्वेश्चन है जो कि 9 मार्क्स का क्वेश्चन है। बेसिकली इसके 4 पार्ट्स हैं और ये पार्ट्स जो थे 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 2 मार्क्स इस तरह से हैं। Until recently, Mansoor and Arif were independently engaged in the business of selling sweets at Multan railway station। तो जी independently engaged हैं। Mansoor incurred a loss due to competition। Arif, in view of his friendship with Mansoor, agreed to move his business to the old city area। तो लॉस हो रहा था तो कंपटीशन अवॉइड करने के लिए आरिफ ने सोचा कि दूसरे शहर में चले जाते हैं। दे रीच्ड एन एग्रीमेंट दैट, दूसरे एरिया में चले जाते हैं। दे रीच्ड एन एग्रीमेंट दैट आरिफ वुड नॉट एंगेज इन एनी कंपीटिंग बिजनेस विद मंसूर। तो आरिफ और मंसूर के दरमियान नॉन कंपटीशन एग्रीमेंट हो गया। इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट इन केस ऑफ ब्रीच नन ऑफ देम वुड हैव रिकोर्स टू कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ देयर राइट्स। अब यहां पर देखें, यहां पे रिस्ट्रेंट्स की बात हो रही है। जो यहां बात रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड की बात हो रही है,
दूसरे रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग की बात हो रही है। तो दोनों पॉइंट्स को देखना है कि ये किस हद तक वैलिड हैं या किसी एक्सेप्शन में फॉल करते हैं, नहीं वरना जनरली तो ये वॉइड होते हैं। सब्सिक्वेंटली ड्यू टू इकोनॉमिक डाउनटर्न, जो आरिफ ने अपना बिजनेस मूव किया था दूसरी जगह पे, आरिफ इन एडिशन टू द ओल्ड सिटी एरिया हैज आल्सो स्टार्टेड टू सेल स्वीट्स एट मुल्तान रेलवे स्टेशन अगेन। मंसूर इन ऑर्डर टू रिस्ट्रेन आरिफ फ्रॉम सेलिंग स्वीट्स हैज फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट हिम। तो मंसूर ने जो है उस पर केस फाइल कर दिया। तो ये सिनेरियो हमने पढ़ा 3 पैराग्राफ में। फिर रिक्वायरमेंट है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस सिचुएशन को एनालाइज करें और ये 4 बातें आप एक्सप्लेन करें। तो हम ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस करते हैं और फिर आगे सोल्यूशन देखेंगे। सो वेदर आरिफ इज जस्टिफाइड इन स्टार्टिंग स्वीट बिजनेस एट मुल्तान रेलवे स्टेशन, द आंसर इज यस। बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड तो वॉइड होते हैं। दूसरा है व्हाट वुड बी योर आंसर इन वन अबव इफ मंसूर हैड बाउट द गुडविल ऑफ आरिफ बिजनेस। अगर सेल ऑफ गुडविल हो जाए तो फिर एक्सेप्शन हो जाती है, फिर हमारा आंसर होता नो, क्योंकि सेल ऑफ गुडविल हो गई, लेकिन उसमें कुछ शराइत भी हैं कि सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस हो, स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स हो, टाइम पीरियड स्पेसिफाइड हो, तो फिर और वो रीजनेबल भी हों तो फिर हो सकता है। तो यानी वो कुछ कंडीशंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तीसरा है वेदर मंसूर इज जस्टिफाइड इन फाइलिंग अ सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसका जवाब भी है जी यस, कोर्ट ऑफ लॉ में वो केस कर सकते हैं क्योंकि ये जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं ये नहीं करेंगे, ये इस तरह का एग्रीमेंट तो वैलिड ही नहीं होता, ये तो वॉइड होता है, तो वो केस तो फाइल कर सकते हैं। फोर्थ है व्हाट वुड बी योर आंसर इन 3 अबव इफ बोथ आरिफ एंड मंसूर हैड एग्रीड टू रेफर देयर डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन एंड नॉट टू द कोर्ट ऑफ लॉ। तो फिर इसका जवाब बन जाएगा कि फिर जवाब होगा नो, फिर उन्हें पहले आर्बिट्रेशन में जाना चाहिए। हाँ, आर्बिट्रेशन के बाद भी वो कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं अगर आर्बिट्रेशन के डिसीजन से वो खुश नहीं हैं। सो इस पॉइंट को हम कवर करते हैं आगे। तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, यस आरिफ इज जस्टिफाइड इन स्टार्टिंग अ स्वीट्स बिजनेस एट मुल्तान रेलवे स्टेशन। तो ये यस का पॉइंट आ गया। तो रीजनिंग भी दी हुई है क्योंकि किसी को भी आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते किसी भी लॉफुल प्रोफेशन ट्रेड और बिजनेस से। फिर पार्ट 2 है एक्सेप्शन की, अगर सेल ऑफ गुडविल होती, सिमिलर बिजनेस होना चाहिए, स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो उस पर भी लिमिट्स होनी चाहिए और वो रीजनेबल भी होनी चाहिए कोर्ट के हिसाब से, तब आप इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि सेल ऑफ गुडविल के साथ आप एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड कर सकते हैं। थर्ड है कि एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, तो वो तो वाइड होता है इसलिए केस किया जा सकता है, और वाइड होता है इसलिए केस किया जा सकता है, तो ये एक आप इसकी डिस्कशन कर लेंगे। और फिर है कि जी अगर आर्बिट्रेशन में करते हैं तो एन एग्रीमेंट बिटवीन आरिफ एंड मंसूर टू रेफर टू आर्बिट्रेशन एंड डिस्प्यूट विच में राइज बिटवीन देम इज नॉट वाइड। However, if Mansoor or Arif are not satisfied with the arbitration award, they cannot be restricted to go to the court of law. This right cannot be excluded by agreement. तो आर्बिट्रेशन में तो पहले जाएंगे, लेकिन आर्बिट्रेशन के रिजल्ट से अगर वो खुश नहीं है तो वो फिर कोर्ट ऑफ लॉ को भी देख सकते हैं इन सर्टन सिचुएशन विद सर्टन कंडीशंस। सो ये ऑटम 2018 में जस्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। On 1st July 2018, Basit agreed to buy 500 grams of silver from Taimur after 2 months at a price of rupees 65 per gram. On the due date, the price of silver was 62 per gram. Under the provision of Contract Act, discuss the validity of the above contract. Okay, totally valid contract है, अगर वो silver sale करते हैं, purchase करते हैं, price fix कर लेते हैं. If both Basit and Taimur had an intention to settle the transaction by paying the difference between the contract price and the market price without making any delivery, without making any delivery सिर्फ प्राइस डिफरेंस देंगे, ये फिर वाइड हो जाएगा क्योंकि ये फिर वेज की नेचर में आएगा। तो एक्चुअल डिलीवरी होनी है गुड्स की, फिर तो ये वैलिड है। एक्चुअल डिलीवरी नहीं होनी, सिर्फ प्राइस डिफरेंस पे होना है, तो फिर ये वेजरिंग एग्रीमेंट है और ये वाइड होगा। द कॉन्ट्रैक्ट बीइंग वेजरिंग इन नेचर इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज बोथ बासित एंड तैमूर हैड नो इंटेंशन ऑफ गिविंग और टेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो कोई इंटेंशन नहीं थी जी उनकी डिलीवरी की। एंड वर ओनली इंटरेस्टेड इन अर्निंग प्रॉफिट बाय वे ऑफ फ्लक्चुएशन इन सिल्वर प्राइसेस। तो ऐसा एग्रीमेंट जो है वो वाइड है बिकॉज इट इज वेजिंग एग्रीमेंट। So that's all for today. Have a good day.